नमस्कार। कक्षा 9th की पुस्तक भूगोल की पुस्तक है ये। समकालीन भारत 1 का अध्याय 2 आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसका भाग 1 हम करेंगे। थोड़ा बड़ा अध्याय है, इसलिए हम उसको 2 भागों में बांटकर करेंगे। तो भाग 1 में हम आज क्या करेंगे। भारत विभिन्न स्थल आकृतियों या भू आकृतियों वाला देश है। अगर आप भारत के भागों में जाएं तो आपको जो धरती है वो अलग अलग आकार की दिखाई देगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि भारत विभिन्न स्थल आकृतियों या भू आकृतियों वाला देश है। यहाँ कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है, तो कहीं द्वीप समूह है। अलग अलग अगर पूरे भारत का भ्रमण करें तो आपको अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ या फिर जमीन की आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी। राजस्थान में चले जाएं तो मरुस्थल ही मरुस्थल दिखाई देता है, रेत ही रेत दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में चले जाएं तो पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं। और इधर हरियाणा है, हमारा उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये आपको बिल्कुल स्थल दिखाई देता है। तो इन्हीं भू आकृतियों या भौतिक स्वरूप के बारे में आज हम जानेंगे। चित्र देख रहे हैं, ये भारत का हिमालय पर्वत है। ये मैदान है, बिल्कुल आपको सीधा सपाट दिखाई देगा। ये मरुस्थल है, रेत ही रेत दिखाई देता है। ये पठार है। पठार हम आपको आगे बताएंगे क्या होता है पठार। और ये द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार के, जो समुद्र में दिखाई देते हैं। तो सबके बारे में हम आपको विस्तार से आज इस अध्याय में बताएंगे। भारत की भौगोलिक आकृतियों को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा जा सकता है। जो अलग अलग आकृतियां हमें देश की दिखाई देती हैं, तो हम उनको मोटे रूप में 6 भागों में बांट सकते हैं। क्या है वो 6 भाग। एक भाग हम बनाते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थल, 5वां तटीय मैदान, जो समुद्र तट के पास का जो इलाका उसको तटीय मैदान कहते हैं, वो भी सीधा सपाट होता है, और छठा है द्वीप समूह। तो इस प्रकार हम भारत की भौगोलिक जो आकृतियां हैं उनको 6 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो इन 6 के 6 भागों के बारे में आज हम इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं मानचित्र अगर भारत का, तो ये भू आकृतिक मानचित्र है। ये वाला जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, जहाँ पर माउस में चला रहा हूँ, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसकी हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये उत्तर का विशाल मैदान है, बिल्कुल सपाट है। और ये सारा का सारा जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये राजस्थान है, मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल। और ये जो इलाका है इसको हम कहते हैं तटीय मैदान, जो समुद्र के पास लगता है, वो सारा का सारा उसको हम तटीय मैदान कहते हैं। और इसके बाद ये जो बीच वाला है, ये दक्कन का पठार है, या जिसको हम दक्षिण का पठार कहते हैं। और ये उसमें समुद्र में ये लक्षद्वीप हैं, ये भी द्वीप समूह हैं। और एक ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी द्वीप समूह है। इनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हम कहते हैं। मानचित्र को आपने ध्यान से देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से वो स्पष्ट हो सके। ये सैटेलाइट से लिया गया चित्र है, जो ऊपर से लिया गया है। इसमें भी आप देख रहे हैं भारत की जो आकृति है वो आपको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिखाई देगी। तो इसमें बताया भी है कि ये जो है अरावली की पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत है, सारा का सारा ऊपर आप देख रहे हैं। और ये पश्चिम के घाट हैं, और ये पूर्वी घाट हैं, इनको जो हम कौन कहते हैं। बीच में नदियां दिखा रखी हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उत्तर में विशाल और विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृंखला है। जो हम उत्तर में जाएं तो 2 शब्द आए हैं, विशाल और विस्तृत। बहुत विशाल हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, और विस्तृत मतलब एक लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत के उत्तर में विशाल और विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व तक सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं।
हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपके याद रहे। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। आगे आपको चित्र दिखा रहा है तब आपको क्लियर होगा। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो सिंधु नदी से लेकर या पश्चिम से पूर्व तक सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। क्या आप चित्र देख रहे हैं? दोबारा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से हिमालय पर्वत शुरू होता है और चलता 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 ये पूर्व में चला जाता है। तो अगर आप इसकी आकृति देखें तो ये अर्धवृत्त बनाती है। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो अर्धवृत्त यहाँ सिंधु नदी से शुरू होकर और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है वहां तक ये श्रृंखला फैली हुई है। तो ये ऊपर वाला जो उत्तर में है एक विस्तृत है, 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ, 2400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मोटे रूप में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांट, कौन कौन से भाग हैं वो? बृहद हिमालय या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमालय। एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है सबका। तो जो सबसे उसका पहला भाग है उसको हम बृहद हिमालय भी कह सकते हैं, महान हिमालय भी कह सकते हैं, आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं या फिर हिमाद्री भी कह सकते हैं। सबसे उत्तरी भाग जो सबसे पहले है, जो सबसे उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखला का, सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। आपको स्पष्ट हो गया होगा। जो सबसे उत्तर में, तो उधर से स्टार्ट करना, उत्तर दिशा से, जो सबसे आगे है, जो सबसे उत्तर में है, उस भाग को हम या उस पर्वत श्रृंखला को हम हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 6000 मीटर से लेकर 8800 मीटर तक है, यानी कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये जो सबसे उत्तर में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 6000 मीटर से लेकर 8800 मीटर तक है। इसी पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। अब वो कौन कौन से हैं सबसे ऊंचे पर्वत शिखर? जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हिमालय का वो है माउंट एवरेस्ट। देश का नाम भी बताया हुआ है, नेपाल में है और इसकी ऊंचाई आप जरा अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला ये विश्व की मानी जाती है। उसके बाद कंचनजंगा है, कंचनजंगा भारत में है, 8598। तो अगर आपके पास आए कि हिमालय की जो सबसे ऊंची पर्वत कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में है, वो कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची है लेकिन ये नेपाल में। कंचनजंगा भारत में है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू फिर ये नेपाल में है, 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी भी नेपाल में है, 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में है और 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। पर्वत श्रृंखला है ये। और अन्नपूर्णा है, नेपाल में है, 8078 इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल में स्थित है। तो इस प्रकार ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वत शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, अन्नपूर्णा आदि, जिनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। महान हिमालय के पर्वत शिखर हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो जो भी महान हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं वो पूरे के पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं। मध्य हिमालय जो दूसरा भाग हम पहला हमने महान हिमालय किया जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, और दूसरा जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का हम भाग करते हैं उसको हम कहते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल या निमन हिमालय। पहले को महान हिमालय, विशाल हिमालय या फिर हिमाद्री, और दूसरे का नाम हमने रखा है मध्य हिमालय या हिमाचल या निमन हिमालय। इसको भी जान लेते हैं। महान हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, उसके बाद जो दक्षिण में जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं तो महान हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को मध्य हिमालय या हिमाचल या निमन हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो उसके दक्षिण में स्थित है उसको हम मध्य हिमालय या हिमाचल या निमन हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। जो मध्य हिमालय है या जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं, उस पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो 3700 मीटर से लेकर
4500 मीटर के बीच है। शिमला, धर्मशाला, ये नाम सुने होंगे आपने। तो ये सारे के सारे जो शहर हैं जैसे शिमला, धर्मशाला, मसूरी, डलहौजी जैसे पर्वतीय पर्यटक स्थल इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। जो ये सारे के सारे हैं, आपने याद रखना है, ये मध्य हिमालय में आते हैं, विशाल हिमाद्री में नहीं आते। तो ये मध्य हिमालय में आते हैं। तो ये बताया हुआ है, दोबारा फिर मैं आपको बता दूं तो ये जो मध्य हिमालय है वो सारे के सारे जो पर्यटक स्थल हैं जैसे शिमला, धर्मशाला, मसूरी, डलहौजी जैसे पर्वतीय पर्यटक स्थल इसी श्रेणी में आते हैं। और तीसरा जो पार्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला का वो है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। शिवालिक क्या है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, जो जहां से हिमालय स्टार्ट होता है, जहां से हिमालय पर्वत शुरू होता है, उस पर्वत श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच। चौड़ाई चौड़ा अगर हम माने तो हम देखें तो उसको शिवालिक, जो सबसे हिमालय की जहां से उसकी चढ़ाई शुरू होती है तो उसको हम शिवालिक कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच। यह श्रृंखला मुख्य हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों, अवसादों का मतलब है कि नदी अपने साथ जो बहाकर मिट्टी है, रेत है, कंकड़ है, वो बहाकर जो लाते हैं उसको हम अवसाद कहते हैं। यह श्रृंखला मुख्य हिमालय से निकलने वाली, जो ऊपर से हिमालय मेन वो जो जिसको हम कहते हैं हिमाद्री से है, जो पूरा पूरा साल बर्फ से ढकी होती हैं, तो वो जो नदियां जो बर्फ पिघलती है अपने साथ जो पानी के साथ जो वो लेकर आती हैं वास्तव में उनसे बनी होती है। तो यह श्रृंखला मुख्य हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को आप समझ गए होंगे से बनी है। दून किसे कहते हैं? इसमें एक और प्रश्न है, दून भी आता जैसे देहरादून है, तो दून क्या है? तो आपके लिए इसको जानना भी जरूरी है। दून किसे कहते हैं? निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को, घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच जो स्थान होता है उसको हम घाटी कहते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए, निम्न हिमाचल यानी कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो सेकंड वाला भाग है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक, शिवालिक का मतलब है जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते। तो इन दोनों निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो घाटी, लंबवत घाटी, लंबी जो घाटी स्थित होती है उसको हम दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। तो आप क्लियर हो गया होगा, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दून क्या होता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी यानी कि जो पूर्वी हमारे भारत के राज्य हैं, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्व में हिमालय एक तीखा मोड़ बनाते हुए फैल जाता है। यहाँ पर इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दोबारा फिर आप स्पष्ट ध्यान से सुनिए, पूर्व में हिमालय एक तीखा मोड़ बनाते हुए फैल जाता है। यहाँ पर इसे पूर्वांचल यानी कि हिमालय का ही नाम है। वहां पर उसको जब वो फैल जाता है तीखा मोड़ बनाते हुए, आगे हम आपको चित्र में दिखाएंगे, तो जो तीखा मोड़ बनाते हुए फैल जाता है वहां पर उसे पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आपको चित्र दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये इसको हम ये वाला माउस से अगर आप देखें तो ये एक तीखा सा मोड़ बनाता है। यहाँ पर बिल्कुल पतला हो, देखो यहाँ पर ये पूरा चौड़ा है, धीरे धीरे ये तीखा होता जाता है, पतला होता जाता है और इस प्रकार से ये पूर्व में फिर फैल जाता है, जिसको हम पूर्वांचल, ये सारा का सारा जो इलाका है हिमालय पर्वत का, इसको हम पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उत्तर का मैदान अब आ गया हमारे पास। हिमालय के बाद नीचे जो सपाट मैदान है, बिल्कुल जो समतल मैदान है, उसको हम कहते हैं उत्तर का मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। दोबारा फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उत्तरी मैदान
तीन प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियां यहां अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों मैंने आपको बताया था कि जब नदी ऊपर से निकलती है, पानी के साथ जो मिट्टी के कण होते हैं या फिर रेत होता है, कंकड़ होता है या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो अपने साथ बहाकर उनको पहाड़ों से लाती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे मैदान में उतरती है, उसकी गति धीमी हो जाती है और वो सारे के सारे जो अवसाद होते हैं उनको वो मैदान में बिछा देती है। तो यहाँ पर भी यही बताया कि लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियां यहां अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को बिछाती रही, जिसके कारण इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो अगर आप ये देखें दोबारा फिर मैं वही मानचित्र हम दिखा रहे हैं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है माउस अगर आप देख रहे हैं तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है और इसके नीचे जो कि हिमालय पर्वत से जो नदियां निकलती हैं, जो अपने साथ बहात करके कंकड़ हैं या फिर रेत है या बजरी है वो लाती हैं, वो इस मैदान में वो बिछाती रही हैं, जिसके कारण ये उत्तर का विशाल मैदान, तो ये सारा का सारा जो है वो उत्तर का विशाल मैदान है जो उससे बना है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 320 किलोमीटर चौड़ा है। अगर आप देखें यहाँ से अगर हम इसको लगाएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2400 किलोमीटर लंबा है और 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 320 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान में ज्यादा जनसंख्या रहती है। उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी तथा अनुकूल जलवायु के कारण यह मैदान कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी उपजाऊ है, पर्याप्त पानी है, नदियाँ 12 मासी बहती रहती हैं और जलवायु भी अनुकूल है। इसलिए इस दृष्टि से इसे कृषि की दृष्टि से इसको भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान माना जाता है। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो जिस प्रकार से हमने हिमालय को बांटा था, इस प्रकार से हम उत्तरी मैदान को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है पंजाब का मैदान जो पंजाब इलाके में है, फिर गंगा का मैदान जहाँ से गंगा होकर बहती है वो सारा का सारा गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और जहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहती है उसको हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इस प्रकार से उत्तरी मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पंजाब का मैदान जहाँ पर सिंधु या फिर दूसरी नदियाँ रावी, ब्यास ये बहती हैं, गंगा का मैदान जहाँ तक गंगा नदी बहती है, और ब्रह्मपुत्र का मैदान जहाँ पर ब्रह्मपुत्र बहती है।